राम राम भाई सारन है। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 38। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर का पार्ट बी। पार्ट ए हम लेक्चर नंबर 37 में कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हमने पढ़ा था कि वी नोट ग्रेटर देन ई होता है। और 38 लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ई ग्रेटर देन वी नोट होता है। और आज इस लेक्चर में हम इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो देखो भाई, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या भाई, एनर्जी ऑफ पार्टिकल ग्रेटर देन वी नोट है। ये हमारे पास क्या, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर है। देखो आप शेप भी देख सकते हो, रेक्टेंगुलर है बिल्कुल, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर तीन रीजन है भाई, वन रीजन, सेकंड रीजन और थर्ड रीजन। इस रीजन में हमारे पास जो पोटेंशियल है वो वी एक्स बराबर है 0 है। और जो सेकंड रीजन है वो है एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर ए तक। इस रीजन में हमारे पास जो वी एक्स है वो किसके बराबर है, वी नोट है। और हमारे पास जो थर्ड रीजन है उसमें भी हमारे पास जो पोटेंशियल है वो क्या है, वी एक्स बराबर है 0 है भाई, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो कि जो हमारा ई है वो ग्रेटर देन क्या भाई, वी नोट है। वी नोट क्या है, ये वैल्यू है यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारी ई वैल्यू हो गई। यहाँ पर अगर आप प्रैक्टिकली बात करो तो कहने का मतलब भी कि हमारे पास कोई भी आदमी है या कोई भी व्यक्ति है, उसके पास इतनी एनर्जी है कि वो इस बैरियर को इजीली क्रॉस कर सकता है। मतलब इजीली क्रॉस करके वन रीजन से थर्ड रीजन में जा सकता है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। बट क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है भाई, देखो क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ से क्या भाई 1000 पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो 1000 के 1000 पार्टिकल फर्स्ट रीजन से थर्ड रीजन में पहुंच जाएंगे बिल्कुल इजीली। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली क्या होगा कि कुछ पार्टिकल वापस रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। और हमें यही प्रूफ करना भी कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो कहता है कि हमारे पास जो रीजन वन है उसमें भी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स कहता है कि पार्टिकल जो हमारे पास रीजन वन है उसमें पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। तो हमें यही निकालना है कि हमें रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालना और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालना है। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। According to classical mechanics, all the particles penetrate the barrier and reach the region third। ठीक है, सारे के सारे पार्टिकल क्या हो जाएंगे, बैरियर को पेनिट्रेट कर जाएंगे। या आप इजीली समझ सकते हो कि सारे के सारे पार्टिकल क्या है, इस बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। नन ऑफ द पार्टिकल विल बी रिफ्लेक्टेड, ऑल पार्टिकल्स विल बी ट्रांसमिटेड एंड रीच रीजन थर्ड। सारे के सारे पार्टिकल कहाँ पहुंच जाएंगे, रीजन थर्ड में पहुंच जाएंगे। बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स सम पार्टिकल आर रिफ्लेक्टेड एंड कम बैक इन रीजन वन। यहां से देखो भाई, पार्टिकल मूव करेंगे तो इस रीजन से रिफ्लेक्ट होके रीजन वन में ही रह जाएंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज फाइनाइट इन रीजन वन आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रीजन वन में फाइनाइट होगी, मतलब 0 नहीं होगी। क्वांटम मैकेनिकली द मोशन ऑफ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई कि हमें निकालना क्या है। हमें यहाँ पे निकालना है कि सिर्फ हमें ये प्रूव करना है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास रीजन वन है उसमें भी पाई जाती है, उसमें भी फाइनाइट होती है, क्वांटम मैकेनिक्स में 0 नहीं होती है। तो देखो, जो हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है वो क्या होती है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच बार स्क्वायर ई माइनस वी नोट साई एक्स बराबर 0, ये होती है। रीजन वन के लिए देखो भाई, रीजन वन में वी एक्स क्या है, 0 है, तो यहाँ पे वी नोट की जगह क्या पुट कर दोगे, 0 पुट कर दोगे। तो क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर साई वन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच बार स्क्वायर साई वन बराबर है 0 हो गया। ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, k1 स्क्वायर हो जाएगा। ये अब तक भाई हम बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारी एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं और हर एप्लीकेशन में मैंने बताया कि इस पार्ट को हम k1 क्यों पुट करते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास k1 क्या है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट है। तो डेल स्क्वायर साई वन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर साई वन बराबर है 0, वेर k1 क्या है, अंडर द रूट 2m अपॉन एच बार स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास इसका जो जनरल सॉल्यूशन वो क्या हो जाएगा भाई, साई वन एक्स बराबर हो जाएगा ए ई की पावर आयोटा k1 एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा k1 एक्स हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया भाई, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इंसिडेंट वेव को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो सेकंड टर्म है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रिफ्लेक्टेड वेव को रिप्रेजेंट कर रही है फ्रॉम बाउंड्री x बराबर है 0। क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा भाई, x बराबर 0 बाउंड्री के लिए पढ़ा है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये हमारे पास क्या है, x बराबर 0 बाउंड्री के लिए भाई, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये इंसिडेंट वेव ये ऐसे आएगी, रिफ्लेक्टेड वेव ऐसे जाएगी, ठीक है, फ्रॉम बाउंड्री x बराबर है 0 के लिए। रीजन सेकंड की बात करते हैं। रीजन सेकंड कहाँ से कहाँ तक है, 0 से a तक है भाई। देखो हमारे पास जो रीजन सेकंड है उसमें हमारे पास vx की वैल्यू क्या थी, v नोट थी। तो जहां पर vx वहां पे v नोट पुट कर देंगे। डेल स्क्वायर साई टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच बार स्क्वायर इंटू ई माइनस वी नोट। यहाँ पर हमारे पास देखो जो इक्वेशन थी यहाँ पर हमारे पास क्या पुट कर देंगे, हम v नोट पुट कर देंगे, ठीक है।
साई टू एक्स बराबर 0 हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के टू का स्क्वायर साई टू एक्स बराबर है 0। अब हमने इसको क्या पुट किया भाई, के टू का स्क्वायर पुट किया है, फिर के टू बराबर क्या है, अंडर द रूट 2m अपॉन एच बार स्क्वायर ई माइनस वी नोट हो गया। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई, के टू की वैल्यू हो गई। तो इस इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, साई टू एक्स बराबर हो जाएगा एफ ई की पावर आयोटा के टू एक्स प्लस जी ई की पावर माइनस आयोटा के टू एक्स हो जाएगा। वे हर एफ ई की पावर आयोटा के टू एक्स क्या हो गया, ट्रांसमिटेड वेव हो गया फ्रॉम बाउंड्री एक्स बराबर है 0 के लिए, और जी ई की पावर माइनस आयोटा के टू एक्स क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड वेव हो गई फ्रॉम बाउंड्री एक्स बराबर है ए के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्स बराबर 0, यहाँ से हमारे पास क्या होगा, वेव ट्रांसमिटेड होके जाएगी, एक्स बराबर 0 से क्या हुई, ट्रांसमिटेड होकर गई, और एक्स बराबर ए से क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड होके आई। तो मैंने यही बता रखा है, एक्स बराबर 0 से ये हो गई और एक्स बराबर ए से रिफ्लेक्ट हो गई। अब आती है भाई रीजन थर्ड की बाकी। रीजन थर्ड में हमारे पास जो वी एक्स है वो क्या था भाई, 0 था, तो डेल स्क्वायर साई थ्री अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच बार स्क्वायर ई माइनस वी नोट की जगह पे 0 पुट हो जाएगा, साई थ्री एक्स बराबर 0 हो गया, तो डेल स्क्वायर साई थ्री एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच बार स्क्वायर साई थ्री एक्स बराबर 0 हो गया। देखो ये वैल्यू वही है भाई, के वन की जो वैल्यू थी ये सेम वैल्यू है, तो डेल स्क्वायर साई थ्री अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के वन स्क्वायर साई थ्री एक्स बराबर 0, इसको हमने क्या पुट कर दिया, के वन स्क्वायर पुट कर दिया, तो के वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर द रूट 2m अपॉन एच बार स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट पेज के ऊपर, यहाँ पर देखो भाई द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, साई थ्री एक्स बराबर हो जाएगा सी ई की पावर आयोटा के वन एक्स प्लस डी ई की पावर माइनस आयोटा के वन एक्स हो जाएगा। यहाँ पर जो सी ई की पावर आयोटा के वन एक्स क्या है भाई, ट्रांसमिटेड वेव है फ्रॉम बाउंड्री एक्स बराबर है ए से। अब देखो भाई जो ये पार्ट है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई हमारे पास जो आगे जो पार्टिकल है वो रिफ्लेक्ट होने की बाउंड्री है ही नहीं। अब पार्टिकल क्या भाई, जो हमारे पास ट्रांसमिटेड हुआ है एक्स बराबर ए से, वो सीधा जाएगा भाई, रिफ्लेक्टेड होके वापस आएगा ही नहीं, क्योंकि आगे कोई बाउंड्री ही नहीं है। तो द फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट द ट्रांसमिटेड वेव एट एक्स बराबर ए, but there is no wave moving in backward direction in region third because there are no barrier in region third which reflect the particle, जो पार्टिकल को क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे। आप देख सकते हो भाई यहाँ पर हमारे पास देखो वेव ट्रांसमिटेड होके यहाँ तक तो आई, लेकिन हमारे पास कोई भी रिफ्लेक्टेड वेव नहीं हो सकती भाई, क्योंकि जो वेव है वो सीधी जाएगी। अगर यहाँ पे कोई बैरियर होता जिससे टकरा के ये वापस आती तो हम कहते भाई कि ये रिफ्लेक्टेड वेव है, बट यहाँ पर कोई बैरियर ही नहीं है, तो वेव रिफ्लेक्ट होके आ ही नहीं सकती, इसलिए हमने क्या माना है, डी को क्या माना है भाई, 0 माना है। तो साई थ्री एक्स सिर्फ क्या रह जाएगा, सी ई की पावर आयोटा के वन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास देखो भाई जो कांस्टेंट क्या क्या आए हैं, ए बी सी एफ और जी, हमारे पास टोटल कितने हैं, 5 कोफिशिएंट आए हैं, कांस्टेंट आए हैं, कैन बी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशन। इन कांस्टेंट को हम किसकी हेल्प से, बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं भाई। तो हमारे पास जो साई वन एक्स है वो क्या बना है, ए ई की पावर आयोटा के वन एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा के वन एक्स, और जो साई टू एक्स है वो क्या बना भाई, एफ ई की पावर आयोटा के टू एक्स प्लस जी ई की पावर माइनस आयोटा के टू एक्स, और जो साई थ्री एक्स है वो क्या बना है भाई, सी ई की पावर आयोटा की वन एक्स बना है। जहां पर भी आयोटा दिख जाए भी वहां पे हमारे पास क्या होगा, ओसिलेटरी मोशन होगा, ओसिलेटरी फंक्शन होगा। और अगर यहाँ पर आयोटा नहीं होता, ये रियल होती, तो हम क्या कहते हैं इसको, एक्सपोनेंशियली डिके होती है और एक्सपोनेंशियली गेन होता। ठीक है, तो यहाँ पर आयोटा है तो क्या हो जाएगा, ओसिलेशन में मूव करेगी। अब देखो भाई मैंने क्या बनाया, यहाँ पर हमारे पास वी एक्स बराबर 0, ये वी एक्स बराबर वी नोट है, और ये क्या है, वी एक्स बराबर है 0। अब आप लोग देख रहे हो भाई, पहली बात तो देखो हमारे पास ये वेव चल रही है भाई, ये इंसिडेंट वेव है, अब ये इससे टकराएगी तो इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा भाई। ठीक है, फिर ये इससे टकराएगी तो इसका एम्पलीट्यूड और कम हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो भाई यहाँ पर जो लैम्डा वन है और यहाँ पर जो लैम्डा टू, उन दोनों में डिफरेंस है। आप देखोगे कि लैम्डा टू ग्रेटर देन क्या है, लैम्डा वन है। अब ये रीजन बताता हूँ ये होता क्यों है। देखो K1 क्या है भाई हमारा, अंडर द रूट 2m अपॉन एच बार स्क्वायर, और K2 क्या आया हमारा, अंडर द रूट 2m इंटू ई माइनस वी नोट अपॉन एच बार स्क्वायर आया है। ध्यान से देखो K1 ग्रेटर देन K2 है भाई, तो K1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा वन है, और K2 क्या होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा टू होता है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि K है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के, तो हम हमारा क्या था, K1 ग्रेटर देन K2 था, और K इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा, इट्स मीन्स लैम्डा टू ग्रेटर देन क्या हो गया, लैम्डा वन। तो हमने इसीलिए यहाँ पे बनाया कि जो लैम्डा टू है वो ग्रेटर देन क्या है, लैम्डा वन है भाई। ठीक है, अब देखो देर आर टू बाउंड्री, यहाँ पे हमारे पास देखो भाई दो बाउंड्री, एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर है a, यहीं से हमें बाउंड्री कंडीशन मिलेगी जिनकी हेल्प से हम a b c f और g की जो हमारे पास कांस्टेंट है उनको फाइंड आउट करेंगे। तो देखो भाई
x बराबर 0 के ऊपर जो psi1 और psi2 है वो कॉन्टिन्यूस होंगे, और x बराबर a के ऊपर जो psi2x और psi3x है वो कॉन्टिन्यूस होंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूस एंड डेरिवेबल भी कहेंगे हम। ठीक है, क्या होगा, कॉन्टिन्यूस और डेरिवेबल होंगे। तो देखो ये हमारे पास x बराबर है 0 पर तो ये दो बाउंड्री कंडीशन आ जाएंगी, और x बराबर a पर ये दो बाउंड्री कंडीशन हो जाएंगी। मतलब psi1 0 बराबर हो जाएगा psi2 0, x की जगह पे 0 पुट कर देंगे, डेल psi1 अपॉन डेल एक्स बराबर हो जाएगा डेल psi2 अपॉन में डेल एक्स, एक्स बराबर है जो हमारे पास है उसको 0 पुट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर x बराबर क्या पुट कर देंगे, a पुट कर देंगे। यहाँ से हमें 4 बाउंड्री कंडीशन हो गई। इसका मतलब क्या है, psi1 0 बराबर psi2 0 का मतलब क्या है कि x बराबर 0 के ऊपर psi1 और psi2 क्या है, कॉन्टिन्यूस है। और डेल psi1 अपॉन डेल एक्स बराबर डेल psi2 अपॉन डेल एक्स, इसका मतलब क्या है कि x बराबर 0 के ऊपर हमारे पास जो psi1 और psi2 वो क्या है, डेरिवेबल भी है। ठीक है, तो अब देखो भाई हमारे पास 1 2 3 4 टोटल 4 बाउंड्री कंडीशन है, लेकिन कांस्टेंट कितने हैं, 5 है भाई, a b c f और g, टोटल 5 कांस्टेंट है और 4 हमारे पास इक्वेशन है। तो हमें पता है भाई कि जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट होते हैं उतनी नंबर इक्वेशन होती, तो हम पांचों कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ 4 ही इक्वेशन है, तो सिर्फ हम 4 कांस्टेंट की वैल्यू ही फाइंड आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि चारों कांस्टेंट को किसी एक कांस्टेंट के फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है, चारों कांस्टेंट को क्या करेंगे, किसी एक कांस्टेंट के फॉर्म में ले आएंगे, जिससे हमारे पास क्या होगा भाई, चार कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, चार कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। Using these four equation, the constant b, c, f and g can be obtained in term of a की फॉर्म में ले आते हैं भाई इन चारों कांस्टेंट को, b, c, f और g को क्या करते हैं, a की फॉर्म में ले आते हैं। अब देखो भाई ऐसे जो टॉपिक्स हैं मैं पीछे बहुत सारे पढ़ा चुका हूँ भाई। ठीक है, अब हमारे पास कितनी सारी एप्लीकेशन हम पढ़ चुके हैं, सब में हम इन्हीं इक्वेशंस को सोल्व करते थे, इन्हीं कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा, आप पीछे देख सकते हो पीछे वाले वीडियो में। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालेंगे भाई। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है हमारे पास, आर बराबर होता है बी स्टार बी अपॉन ए स्टार ए, या हम लिख सकते हैं मोड ऑफ बी स्क्वायर अपॉन मोड ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमने प्रूव भी किया था भाई, हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन था उससे हमने प्रूव भी किया था। ठीक है, उसमें आप देख सकते हो हमारे पास प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी वाले टॉपिक में हमने ये अच्छे से प्रूव कर रखा है, और एप्लीकेशन में भी प्रूव किया था, एप्लीकेशन में भी हमने निकाल के दिखाया था कि ऐसे निकलता है भाई। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 + 4e इंटू में e माइनस वी नोट अपॉन वी नोट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर k2a का इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, आप b और a की वैल्यू जब पुट करोगे, आपको a की वैल्यू तो पुट करनी ही नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास b है वो a की फॉर्म में ही आएगा, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा वो ये फॉर्म बच जाएगी, 1 + 4e इंटू ई माइनस वी नोट डिवाइड बाई वी नोट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर k2a का होल इनवर्स हो जाएगा, वेर k2 बराबर क्या है, √2m अपॉन h बार स्क्वेयर ई माइनस वी नोट। हमने जो पार्ट ए पढ़ा था वहां पर क्या था, साइन हाइपरबोलिक स्क्वेयर था, यहाँ पर क्या आ रहा है, साइन स्क्वेयर आ रहा है, सिर्फ इतना डिफरेंस है। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट में क्या होता है भाई, हमारे पास t बराबर होता है k1 मोड ऑफ सी स्क्वायर अपॉन k1 मोड ऑफ ए स्क्वायर। देखो भाई हमारे पास यहाँ पर तो क्या है, जो रीजन 3 और रीजन 1 है उन दोनों में हमारे पास क्या है, k1 इक्वल है भाई, लेकिन कई जो हमने पीछे एप्लीकेशंस पढ़ी है उनमें दोनों अनइक्वल होते थे। ठीक है, यहाँ पर मान लेते थे कि k2 होता था और यहाँ पर k1 होता था, तो वो कैंसिल आउट नहीं होते थे, उनकी वैल्यू पुट होती थी। लेकिन यहाँ पर क्या भाई, रीजन 3 में भी k1 है और रीजन 1 में भी k1 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, k1 मोड ऑफ सी स्क्वायर अपॉन k1 मोड ऑफ ए स्क्वायर। ये भी आप भाई पीछे वाली वीडियो में देख सकते हो, हमने सोल्व कर रखा है। तो t बराबर क्या हो जाएगा, मोड ऑफ सी स्क्वायर अपॉन मोड ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + वी नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर k2a अपॉन 4e ई माइनस वी नोट का होल इनवर्स हो जाएगा। इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू r और t की वैल्यू आपको याद रखनी है भाई। ठीक है, जो पार्ट ए था उसमें भी हमने r और t की वैल्यू फाइंड आउट की थी, वहां पर भी मैंने कहा था कि आप याद रखो, क्योंकि हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, हमारे पास क्या होगा भाई, वैल्यू दे दी जाएगी e और हमारे पास वी नोट की, और कहा जाएगा कि r और t फाइंड आउट करो। तो देखो भाई, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स इन केस ई ग्रेटर देन वी नोट आर शुड बी 0, बट इन क्वांटम मैकेनिक्स आर नॉट इक्वल टू 0। देखो भाई, क्लासिकल मैकेनिक्स तो कहता है कि आर बराबर है 0 होता है, क्योंकि सारे के सारे पार्टिकल रीजन 1 से रीजन 3 में इजिली पहुंच जाते हैं बिना किसी रिफ्लेक्शन के। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में हम देखते हैं कि आर बराबर 0 के इक्वल नहीं है भाई। अगर आर बराबर 0 होता तो हम कहते हैं भाई कि पार्टिकल 1 जो रीजन 1 है उसमें पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है इन क्वांटम मैकेनिक्स। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि आर नॉट इक्वल टू 0,
तो हम कहेंगे कि रीजन 1 में भी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फाइनाइट है। तो हमारे पास दिस इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय क्लासिकल मैकेनिक्स। तो जो ये इफेक्ट है ये क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और मैंने पहले ही बताया था हमें एक्सप्लेन ही क्या करना है, हमें एक्सप्लेन करना है कि रीजन 1 में भी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी फाइनाइट होती है क्लासिकल मैकेनिक्स में। ठीक है, अब देखो भाई स्पेशल केस देखो, इफ K2A बराबर क्या है, n पाई है, K2A क्या है भाई, n पाई है, देन R बराबर 0 हो और T बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप पुट कर सकते हो K2A की जगह पे जब n पाई पुट करोगे तो साइन n पाई क्या होता है, 0, साइन 0, साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई सारे क्या होते हैं, 0 के इक्वल होते हैं। तो 1/0 क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। और हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट का इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/इनफाइनाइट, सॉरी क्या है, देखो भाई 1/0 क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट का इनवर्स है, इनफाइनाइट के इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, 1/इनफाइनाइट लिख सकते हैं। और 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है। तो R बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। सिमिलरली जब यहाँ पे आप n पाई पुट करोगे तो हमारे पास ये पार्ट तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 का इनवर्स बचेगा, 1 का इनवर्स 1 होता है। तो R बराबर है 0 मिलता है और T बराबर है 1 मिलता है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि जो टोटल ट्रांसमिशन हो रहा है और रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या है, 0 हो रहा है। ठीक है, n की वैल्यू क्या है भाई, 0, 1, 2 अप टू n तक है। तो बिहेव लाइक क्लासिकल मैकेनिक्स, किसकी तरह बिहेव कर रहा है, क्लासिकल मैकेनिक्स की तरह बिहेव कर रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस बिटवीन रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम बाउंड्री x बराबर 0 एंड x बराबर है a। ये किसकी वजह से हो रहा है भाई, ये बाउंड्री x बराबर 0 और x बराबर a से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, उस रिफ्लेक्शन में जो हमारे पास वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है उनमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो जाता है, जिससे हमें r बराबर क्या मिलता है, 0 मिलता है। नेक्स्ट पेज के ऊपर देखो, दिस इज नोन एज रामशोर टाउनसेंड इफेक्ट। इसको क्या कहते हैं भाई, रामशोर टाउनसेंड इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पर देखो भाई हमारे पास ये वेव आ रही है। ठीक है, हमारे पास ये क्या आ रही है, वेव आ रही है, और ये एक x बराबर 0 से टकरा रही है और एक हमारे पास x बराबर है a से टकरा रही है। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है। तो देखो हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, R बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस की वजह से R हमें यहाँ पे क्या मिलता है, 0 मिलता है। अब देखो भाई when E बराबर है 0 देन R बराबर है 1 एंड T बराबर है 0। आप पुट कर सकते हो उन दोनों में, R और T में वैल्यू पुट करोगे तो आप जब E बराबर है 0 पुट करोगे तो आपको R बराबर है 1 मिलेगा और T बराबर है क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब ये ग्राफ आप लोगों ने बहुत सारा देखा होगा भाई, लेकिन कोई समझाएगा नहीं, सीधा आपको याद करना पड़ता है। देखो मैं समझाता हूँ अच्छे से कैसे होगा। हमने क्या किया भाई, वाई एक्सिस में तो आर और टी ले लिया। ठीक है, और एक्स एक्सिस में क्या भाई, ई बाई वी नोट का रेशियो है। ठीक है, क्या है, ई अपॉन में वी नोट है। ठीक है, तो जो ओ पॉइंट है यहाँ पर क्या भाई, ई बराबर है 0 है। ओ पॉइंट पर क्या है, ई बराबर है 0 है। तो जब आप आर और टी जो हमारे पास फॉर्मूले अभी अभी हम पढ़ के आए हैं उसमें ई बराबर है 0 पुट करोगे तो आपको मिलेगा आर बराबर है 1 मिलेगा और टी बराबर है 0 मिलेगा। ये तो था भाई फॉर्मूले से। अगर आप देखो भाई ई बराबर 0 होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर रेशियो किसका है, ई अपॉन में वी नोट का है। तो हमारे पास जो ई अपॉन में वी नोट है वो 0 कब हो सकता है, जब वी नोट क्या हो, वेरी 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 लार्ज हो। ठीक है, जब ई अपॉन में हमारे पास वेरी लार्ज वैल्यू होगी तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास ये भी कंडीशन है कि वी नोट क्या है, वेरी लार्ज है। अगर देखो भाई वी नोट वेरी लार्ज है, इट्स मीन्स हमारे पास कोई भी पार्टिकल है वो बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता है। ठीक है, बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, इट्स मीन्स सारा का सारा जो पार्टिकल वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट होने का मतलब कि आर बराबर क्या है, 1 है और टी बराबर क्या है, 0 है। तो देखो भाई यहाँ पे टी बराबर 0 हो गया, आर बराबर है 1 हो गया। ये हमारे पास टी का ग्राफ है, ये आर का ग्राफ है। तो ये पार्ट समझ में आ गया। अब देखो व्हेन K2A बराबर है n पाई, K2A किसके बराबर था, n पाई के बराबर था। तो हमने जब पुट किया था तो R बराबर 0 मिल रहा था और T बराबर क्या मिल रहा था, हमें 1 मिल रहा था। और n बराबर क्या भाई, 0, 1, 2 अप टू n तक है। तो जब हमने n बराबर 0 लिया तो K2A क्या है, 0 मिल गया। ठीक है, तो हमें R बराबर 0 मिला और T बराबर क्या मिला भाई, 1 मिला। देखो भाई ग्राफ में ध्यान से देखो, जब हमारा क्या है भाई n बराबर है 0 यहाँ पर हो रहा है, तो देखो n बराबर है 0 के ऊपर r 0 है और t बराबर क्या है, 1 है। तो r तो हो गया भाई ये 0 और t कहाँ पे पहुँच गया, 1 पे पहुँच गया। ठीक है, फिर देखो भाई हमारे पास जो n है वो 0.1, 0.2, 0.3 से होते हुए 1 के पास पहुँचता है। जैसे हमारे पास 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 फिर 1 पे पहुंचेगा। ठीक है, तो ये देखो भाई यहाँ पे जो n है वो क्या होगा, जो हमारा r है वो 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे मूव करता करता जब n बराबर 1 पे पहुंचता है तो वापस जो r है वो 0 हो जाता है। वापस जो r है वो क्या हो जाता है,
जीरो हो जाता है। आप ये फॉर्मूले में भी पुट कर सकते हो, क्योंकि मैंने बताया कि जब हमारे पास K2A बराबर n पाई है तो हमारे पास r बराबर जीरो होता है और t बराबर क्या होता है 1 होता है। तो हम सिर्फ n की जगह पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, हर केस में रिजल्ट यही मिलेगा, r बराबर जीरो और t बराबर है 1 मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखो भाई, हमारे पास जब n बराबर है क्या होता है 0.1 0.2 0.3 0.5 से पूछते पूछते जब n बराबर 1 पे पहुंचता है तो t वापस 1 पे पहुंच जाता है। t किस पे पहुंच जाता है 1 पे पहुंच जाता है। ये t बराबर है 1 पहुंच गया, देखो यहाँ पे क्या 1 है तो t 1 पे पहुंच गया। फिर जैसे ही हमारे पास n बराबर 2 पे पहुंचता है तो r फिर 0 हो जाता है, t फिर 1 हो जाता है। तो देखो भाई हमारे पास ये जैसे जैसे हमारे पास क्या हुआ, n जैसे ही 2 पे पहुंचा तो ये देखो भाई 2 पे पहुंचते r फिर 0 हो गया। यहाँ पर भी आप ध्यान से देख सकते हो कि जैसे ही n बराबर है 2 पे पहुंचा तो ये t है वो फिर क्या हो गया हमारे पास 1 हो गया। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा भाई, n बराबर 0 1 2 3 यहाँ पर हर जगह पे r क्या होगा 0 होगा और t क्या होता जाएगा 1 होता जाएगा विद डिक्रीज एम्पलीट्यूड। क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होते जाएगा। मैंने बताया भी था कि हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है भाई, डिक्रीज हो रहा है। हमारे पास रीजन 1 रीजन 2 और रीजन 3 में क्या होता है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो एक केस तो ये हो गया भाई हमारे पास, ये अच्छे से आई होप समझ में आ गया होगा भाई। इसको हम क्या कहते हैं, रामसे और टाउनसेंड इफेक्ट कहते हैं। कई हमारे पास बुक्स में डायरेक्ट गिवन होता है, कोई इसको एक्सप्लेन नहीं करता, आप यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो भाई हम एनर्जी निकालते हैं, हम एनर्जी से भी इसको एक्सप्लेन करेंगे। K2A बराबर क्या था, n पाई था, ठीक है। तो A K2 की वैल्यू क्या थी, अंडर द रूट 2m अपॉन एच बार स्क्वायर ई माइनस वी नोट बराबर है n पाई था। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो a स्क्वायर इंटू में आ जाएगा 2m अपॉन एच बार स्क्वायर ई माइनस का वी नोट बराबर हो जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ई माइनस वी नोट बराबर हो जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एच बार स्क्वायर अपॉन में 2m a स्क्वायर, ठीक है। तो ई बराबर क्या हो गया, वी नोट प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। देखो भाई ये सेम किसकी तरह है, वन डायमेंशनल बॉक्स की तरह है। जो हमारी पहली एप्लीकेशन थी वन डायमेंशनल बॉक्स, उसमें हमने ई बराबर क्या पढ़ा था, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर पढ़ा था। वहां पर जो हमारी वी नोट थी वो क्या होती थी भाई, जीरो होती थी। इस प्रकार देखो ग्राफ होता था, एक्स बराबर जीरो से एक्स बराबर a तक हमारे पास जो वी नोट थी वो क्या होती थी, जीरो होती। तो अगर हम वी नोट जीरो पुट कर देंगे तो हमारे पास सेम किसकी तरह आ जाएगा, ये वन डायमेंशनल बॉक्स की तरह आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास रेक्टेंगुलर के लिए हमें ई क्या मिलती है भाई, वी नोट प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा ई है वो ग्रेटर देन वी नोट होता है। ई ग्रेटर देन वी नोट होने का मतलब क्या है भाई, कि हमारे पास पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी है कि वो बैरियर को बिल्कुल ईजिली क्रॉस कर जाएगा। इट्स मीन्स वहां पर पार्टिकल रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। इट्स मीन्स आर बराबर क्या होगा, जीरो और टी बराबर है 1। If E is very large, no particle is reflected. But remember, this is possible only for classical mechanics. ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में रीजन 1 में भी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी फाइनाइट होती है। तो ये हमारे पास भाई रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर कंप्लीट होता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा भाई डिराक डेल्टा पोटेंशियल, जिसे हम कवर करेंगे लेक्चर नंबर 39। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।